किसी कण की बल केंद्र से दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण बल के अधीन गति। सरलावर्त गति में हमने दूरी के समानुपाती किसी बल केंद्र की तरफ आकर्षण बल लगे उसके अधीन गति सीखी है। अभी हम प्रतिकर्षण बल के अधीन गति सीखेंगे। माना वो बल केंद्र है जैसा कि चित्र में दिखाई दे रहा है तथा t समय पर कण की स्थिति p है। ये t समय लगता है जब कण यहाँ आ जाता है। चूंकि प्रतिकर्षण बल है इसलिए कण ओ से दूर जाने की कोशिश करेगा, बल केंद्र से दूर जाएगा। इसलिए माना ओ बल केंद्र तथा t समय पर कण की स्थिति p है जहाँ OP = x, तो कण की गति का समीकरण ये होगा mx = λx, जहाँ लैम्डा समानुपाती गुणांक है। दूरी के समानुपाती यदि प्रतिकर्षण बल लग रहा है, दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण बल की बात कर रहे हैं तो दूरी x है, उसके समानुपाती के लिए लैम्डा से गुणा कर दिया जो समानुपाती गुणांक कहलाता है, और ये बल है mx = x तो वर्ण है, m मास है तो मास इंटू एक्सलेशन फोर्स हो गया तो बल है। इसलिए x डबल बराबर हो गया λ/m, जिसको मैंने म्यू कह दिया और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। अब दो स्थिति बनती हैं। एक स्थिति वो है जब ए बिंदु से हम किसी कण को ओ की तरफ किसी वेग से फेंकें तो वह ओ की तरफ चलेगा, बल ओ से ए की तरफ लगेगा जो प्रतिरोध का काम करेगा उस समय, और कण ए से ओ की तरफ किसी वेग से फेंकेंगे तो ओ की तरफ चलेगा। दूसरी स्थिति है ओ पर यदि कण रखा हुआ है और उस पर यदि फोर्स लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो उसकी गति ओ से ए की दिशा में होगी। तो पहली स्थिति हम जब कण बिंदु ए से रवाना होता है तथा ओ ए बराबर जहाँ पर ए है, ये मान लेते हैं कि ओ ए की जो दूरी ए की दूरी ओ ए जो है वो ए है और यहाँ विरामावस्था में कण है, उस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तब वह यहाँ से इस दिशा में पी की दिशा में आगे बढ़ेगा, और पी की दिशा में जब आगे बढ़ेगा तो किसी समय टी पर मान लीजिए वो पी पर पहुँचता है और जहाँ ओ पी बराबर एक्स है जो ए से बड़ी है। चूँकि कण पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है तय कण विरामावस्था से ए पी दिशा में गति प्रारंभ करेगा। और अब गति का समीकरण ये दे ही रखा है x = μx, इसको मैंने v/dv/dx लिख दिया, इसलिए v/dv = μx × dx। समाकलन करने पर इधर इंटीग्रेशन किया, ये हो जाएगा v² 2, इसका हो गया μ × x² 2 + c1, जो c1 है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। परंतु ए बिंदु के लिए कंडीशन है कि ओ ए बराबर हम ए लेके चुने हैं और यहाँ पर वेग कितना है 0, और इसलिए v बराबर तो 0 रखेंगे, x की जगह a रखेंगे तो c1 बराबर ये इधर चला जाएगा 0 हो जाएगा, माइनस का μa² 2। c1 का मान रख देंगे हम तो हमारे पास यहाँ मान रखने के बाद ये इक्वेशन आएगी v² = μ × x² - μ × a²। म्यू कॉमन ले लिया तो x² - a², जिसको समीकरण नंबर 2 कह दिया। आगे बढ़ते हैं। इसलिए v बराबर रूट में मान आ गया और इसको मैंने v को dx/dt लिख दिया, तो dx/dt = हो गया √μ × x² - a², x एक तरफ और t एक तरफ कर दिया तो dx/√x² - a² इधर आ गया। दिस इज इक्वल टू √μ × dt, इंटीग्रेशन कर दिया, ये cos हाइपरबोलिक इनवर्स x/a होता है, √μ dt का इंटीग्रेशन t हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 आ गया। थोड़ा आगे बढ़े, परंतु ए बिंदु के लिए कंडीशन ये है, c2 याद करना है। ए बिंदु के लिए कंडीशन ये x बराबर तो a है, t बराबर 0 था, तो t बराबर तो 0 प्रारंभ में शुरू के अंदर, तो यहाँ तो 0 रखेंगे, x की जगह a रखेंगे तो cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1 a/a मीन्स cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1, और cos हाइपरबोलिक इनवर्स 1 बराबर 0 होता है, इसलिए ये भी 0 हो गया, t बराबर 0 रखने से ये भी 0 हो गया, इसलिए c2 बराबर 0 आ गया। अतः इस समीकरण के अंदर जब c2 बराबर 0 रखेंगे, cos हाइपरबोलिक उधर ले जाएंगे तो x बराबर a cos हाइपरबोलिक √μt, इस जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। अब स्थिति दूसरी, यहाँ देखिए x और t में संबंध आ गया, v और x में संबंध आ गया, और x और x में संबंध आ गया। त्वरण दे रखा है तो x आ जाएगा तो टाइम आ जाएगा, x आ जाएगा तो वेग आ जाएगा उस बिंदु पर। तो किसी बिंदु पर यदि त्वरण दे रखा है तो भी सब चीज़ें निकल सकती हैं। किसी बिंदु पर दूरी दे रखी है, जिस बिंदु के हम निश्चित बिंदु दे रखा हो तो दूरी इसमें रखें, वेग आ गया उस बिंदु पर, दूरी इसमें रखें तो टाइम आ गया उस बिंदु पर, दूरी यहाँ रखें तो त्वरण आ गया उस बिंदु पर। तो हमारे को यदि एक चीज़ दे रखी हो, दूरी, टाइम, वेग, त्वरण, तो हम बाकी सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। अब दूसरी स्थिति, जब कण को ए बिंदु से v वेग से o की तरफ फेंका जाता है तो x = वही μx जो गति का समीकरण ले लिया हमने 1 से, और इसको v/dv = μx × dx लिख दिया, x = दिस।
तो इसके लिए हमने पहले इसको उधर ले गए, उधर ले जाने के बाद में इसको रूट म्यू का होल स्क्वायर लिख दिया, इसको म्यू को एक्स कॉमन आ गया, इसको डी स्क्वायर माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। अब सी एफ और पी आई वाले नियम से, चूँकि पी आई तो है नहीं बराबर जीरो है, इसलिए सी एफ लिख देते हैं इसका। तो सी एफ ही व्यापक हल होगा इस समीकरण का, इसलिए एक्स बराबर ही आएगा C1 cos हाइपरबोलिक रूट म्यू टी प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट म्यू टी, इक्वेशन नंबर 4। परंतु ए पर टी बराबर तो जीरो, एक्स बराबर ए था, तो टी बराबर इसमें हमने जीरो रख दिया और एक्स बराबर ए रख दिया। एक्स बराबर ए का तो लेफ्ट में ए आ गया, प्लस बराबर C1 इंटू कोस हाइपरबोलिक जीरो प्लस C2 इंटू साइन हाइपरबोलिक जीरो। साइन हाइपरबोलिक जीरो तो जीरो होता है, कोस हाइपरबोलिक जीरो एक होता है, तो यहाँ हमने एक रख दिया, इसकी जगह जीरो, इसलिए C1 का मान आ गया। क्योंकि इनकी दोनों की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से, कोस हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स बटे 2, और साइन हाइपरबोलिक एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स बटे 2। इसमें एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो ई की पावर जीरो एक हो गया, एक प्लस एक, दो में दो का भाग दिया, एक आ गया। साइन में इसमें रखेंगे तो एक माइनस एक ऊपर जीरो हो जाएगा, इसलिए साइन हाइपरबोलिक का मान कितना हो गया, जीरो हो गया। तो इस तरह से मान निकाल लिया हमने C1 का। और अब 4 का एक बार अवकलन किया हमने, जो ये जो 4 नंबर की इक्वेशन, इसका अवकलन करेंगे तो dx बाई dt बराबर C1 कोस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा, रूट म्यू टी से रूट में हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक और रूट म्यू टी का रूट में से गुणा हो जाएगा। इसमें दोबारा हम कहें कि ए पर वेग बराबर तो माइनस वी था और टी बराबर कितना था, जीरो था, तो वेग का मान तो हम dx बाई dt, इसका मान तो माइनस वी रखें और टी बराबर इसमें फिर जीरो रखें। साइन हाइपरबोलिक जीरो जीरो हो जाएगा, कोस हाइपरबोलिक जीरो एक हो जाएगा, इसलिए C2 इंटू रूट म्यू बराबर माइनस वी, C2 इंटू रूट म्यू बराबर माइनस वी आ गया। देयरफॉर C2 इज इक्वल टू वी अपॉन रूट म्यू विथ नेगेटिव साइन। C1 और C2 के मान हमने इसमें 4 नंबर इक्वेशन में रख दिए, तो हमारे पास ये व्यापक हल आ गया, और जो आ गया एक्स और टी में फिर से आ गया। तो ये वो स्थिति है जब कण को हम ए बिंदु से ओ की तरफ किसी वेग v से फेंकते हैं। तब एक सवाल करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर। यदि एक कण को किसी बल केंद्र से दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण बल के अधीन गति करता है, यदि एक कण जो कि बल केंद्र से दूरी के समानुपाती प्रतिकर्षण, जो अभी हमने पढ़ा है, प्रतिकर्षण बल दे रखा है m म्यू x, इस बल के अधीन गति करता है, कण को बल केंद्र की ओर a दूरी से a रूट म्यू वेग से फेंका जाता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण बल केंद्र की ओर जाता रहेगा परंतु बल केंद्र तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। यही सवाल है जिसमें ए बिंदु से कण को ओ की तरफ इस वेग से फेंका जाता है, ए रूट म्यू वेग से फेंका जाता है। ए बिंदु जिसकी दूरी ओ से ए है बल केंद्र से, इस दूरी से उसको इस वेग से जब फेंका जाए तो हमें सिद्ध करना है कि कण बल केंद्र पर कभी नहीं पहुंच पाएगा, जबकि बल केंद्र की तरफ चलता रहेगा। माना ओ बल केंद्र है जो स्थिर है तथा कण को ए बिंदु से, जहाँ ओ ए बराबर ए है, एक ओ की तरफ ए रूट म्यू वेग से फेंका जाता है, तो कण किसी समय मान लिया हमने पी बिंदु पर पहुंचता है जहाँ ओ पी बराबर एक्स है। कण की गति का समीकरण एम एक्स डबल डॉट बराबर दे रखा है हमारे को, बल दे रखा है एम म्यू इंटू एक्स, एम कट गया, देयरफॉर एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स। कण की गति का समीकरण आ गया। अब चित्र देखिए पहले तो, ये ओ बिंदु है, बल केंद्र है, स्थिर है, और ये पी बिंदु है टी टाइम पर, इसकी दूरी ओ से कितनी है, एक्स है। ये इधर रहेगा ए के, चूंकि ए बिंदु से कण को ओ की तरफ फेंका जाता है, इसलिए कण की गति ए से ओ की तरफ होगी, ये हमने दिशा बता दी इसकी। और ए बिंदु पर इस वेग से फेंका जाता है कण को, ए बिंदु से इधर फेंका जाता है टी टाइम के ऊपर, वो मान लीजिए यहाँ था, जिसकी दूरी कितनी है, एक्स है, और ए बिंदु की दूरी ए दे रखी है। गति का समय कण हम पीछे देख चुके हैं, एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू म्यू एक्स रहेगा। एक्स डबल डॉट को d2x बाई dt स्क्वायर लिख दें, बराबर म्यू एक्स है। 2dx बाई dt से दोनों तरफ गुणा कर दिया। इधर ये किसका अवकलन है, dx बाई dt होल स्क्वायर का अवकलन है, d पॉइंट dt है इसका, d पॉइंट dt इसका करेंगे तो देखिए पहले पावर का होगा तो 2 इंटू dx बाई dt हो गया, फिर अंदर का क्या था d2, ये हो गया। तो t के सापेक्ष अवकलन है इसका ये, तो t के सापेक्ष इसका समाकलन ही हो जाएगा dx बाई dt का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, इधर देखिए 2dx बाई dt, dt इधर आ गया तो इधर 2 म्यू एक्स dx ये बचा, इंटीग्रेशन कर दिया। तो चूंकि dx बाई dt के होल स्क्वायर का अवकलन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन, अवकलन और इंटीग्रेशन ये दोनों हट गए, तो dx बाई dt का होल स्क्वायर हो गया। और इधर देखिए x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कट जाएगा, म्यू एक्स स्क्वायर प्लस c1। परंतु a पर x बराबर तो a है और वेग बराबर माइनस का रूट a म्यू, इधर है इसलिए माइनस है, उधर जाता तो प्लस, इसलिए इसका मान हमने इसमें पुट कर दिया। दोनों के मान जब इसमें रखे, x बराबर a रख दिया, इसका मान ये रख दिया, दोनों बराबर हो गए, इसलिए c1 बराबर 0 आ गया।
C1 का मान 0 पुट कर दिया तो dx बाई dt का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर dx बाई dt इज इक्वल टू माइनस का रूट म्यू इंटू एक्स, रूट कर दिया, x का नेगेटिव साइन इसलिए x घट रहा है, यहाँ जब चलेगा तो x घटेगा इसलिए माइनस का नेगेटिव साइन आ गया, एक तरफ x कर दिया एक तरफ t कर दिया, तो एक तरफ dt और दूसरी तरफ dx, तो dx बाई x, ये x भाग में इधर आ गया, dt इधर आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया हमने। देखिए आता है log x बराबर माइनस का रूट म्यू t प्लस C2, परंतु a के ऊपर वही x बराबर a, t बराबर 0, जब मान पुट किया t बराबर 0, x बराबर a रखा तो C2 बराबर लोगे, C2 का मान इधर लोगे रखा, उस लेफ्ट हैंड साइड में गया तो log x माइनस लोगे बराबर माइनस का रूट म्यू t हो गया, इसको लोगे x माइनस लोगे बराबर होता है log x बाई ए, दिस इज इक्वल टू रूट म्यू t माइनस, लोग हटा दिया, ये पावर ई में चला गया, x भी इधर गुणा में आ गया a भी, देयरफॉर x इज इक्वल टू हो गया a इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस का रूट म्यू t। अब इसमें t बराबर इनफाइनाइट रखें हम तो ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट ई रेज़ टू पावर प्लस इनफाइनाइट बराबर इनफाइनाइट होकर के नीचे और 0 दे देता, इसकी वैल्यू 0 हो गई, t बराबर इन्फिनिटी पर तब x बराबर 0 होता है, x बराबर 0 होता है तो कण ओ बिंदु पर पहुँचता है, वो क्या है बल केंद्र है, इसलिए बल केंद्र पर पहुँचने के लिए उसको कितना समय चाहिए, अनंत समय चाहिए, अर्थात कण ओ बिंदु पर पहुँचता है तो उसे अनंत समय लगेगा, जिसके कारण क्या होगा कि कण बल केंद्र की तरफ जाता रहेगा परंतु बल केंद्र की तरफ कभी भी, बल केंद्र तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, यानी बल केंद्र की तरफ चलता रहेगा, जब अनंत समय के ऊपर x बराबर 0 होता है, इसलिए इसका मतलब यही है बल केंद्र के ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएगा परंतु इसकी तरफ चलता रहेगा, यही सिद्ध करना था। थैंक यू।